हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि काफी सारे पेशेंट हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी चाहिए या फिर ओपन सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी ओपन सर्जरी का एक अल्टरनेट होता है और ये एक एडवांस मेथड होता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के काफी सारे एडवांटेज भी होते हैं। इसलिए आजकल ओपन सर्जरी के बजाय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक एडवांस टेक्निक होती है, इसलिए इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ओपन सर्जरी में एक बड़ा इंसिजन यानी बड़ा चीरा लगाया जाता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत छोटे इंसिजन से सर्जरी हो जाती है। तो इसमें पेट के ऊपर 2 या 3 कट लगाए जाते हैं जो कि आधे से 1 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। इसमें टेलीस्कोप और लेप्रोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है और इनकी मदद से सर्जरी की जाती है। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है ये गायनी में भी बहुत यूजफुल होती है। तो अक्सर हमसे पेशेंट ये पूछते हैं कि हमें यूट्रस की सर्जरी करवानी है, तो इसको हम ओपन सर्जरी करवाएं या लेप्रोस्कोपिक। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो आज हम बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के गायनिक में क्या इंडिकेशन होते हैं, इसकी टेक्निक क्या होती है और इसके प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट की नाभि के पास एक छोटा कट लगाया जाता है। इसके थ्रू हम एक निडल इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके थ्रू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेट के अंदर एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पेट थोड़ा फूल जाता है, इन्फ्लेशन होता है। इसकी वजह से अंदर के ऑर्गन क्लियरली दिखाई देते हैं। तो जब भी सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद नीडल को हटा देते हैं। इसके बाद इसमें टेलीस्कोप को इंसर्ट किया जाता है जिसमें कैमरा फिट होता है। तो जैसे टेलीस्कोप को इंसर्ट किया जाता है तो पेट के अंदर यूट्रस है, ट्यूब्स है, इंटेस्टाइन है या जो भी पेट के ऑर्गन है वो क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं। जो भी ऑर्गन है वो स्क्रीन पर नजर आने लग जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन का हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। इसमें स्क्रीन पर क्लियर पिक्चर दिखाई देती है और लेप्रोस्कोपिक जो लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू सर्जरी की जाती है और स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई देती है वो काफी मैग्नीफाइड होती है। इस वजह से प्रोसीजर में काफी आसानी होती है। और हिस्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें बच्चादानी को अंदर से पूरी तरह से एग्जामिन किया जाता है या फिर जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है वो कर सकते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोप एक टेलीस्कोप टाइप से होता है। इसमें जो ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी इसके थ्रू डाल सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोप को सर्विक्स के रास्ते से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही इसे सर्विक्स के रास्ते से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसके थ्रू सर्वाइकल कैनाल है, यूट्रस की कैविटी है वो पूरी तरह से दिखाई देने लग जाती है। यूट्रस के अंदर की पूरी लाइनिंग और इसके अलावा फिलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है वो भी इसमें क्लियर दिखाई देने लग जाती है। तो ये सारी चीजें अच्छे से इंस्पेक्ट हो जाती है। अगर यूट्रस के अंदर कोई भी सेप्टम है, पोलिप है, फाइब्रोइड है या कोई एडेशंस है तो वो सब चीजें इसमें क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं। या कोई एडेशंस हैं जो कि प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो गए हैं तो उनको भी साइमल्टेनियसली क्योर किया जा सकता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी के लिए हमें किसी तरह का कट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे सर्विक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके थ्रू हम यूट्रस के अंदर की कोई भी एब्नॉर्मलिटी को आसानी से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। तो सबसे पहले तो ये मैग्नीफाइड होती है, तो इसकी इमेज मैग्नीफाइड हो जाती है। इस वजह से ये एक्यूरेट होती है। इसमें सराउंडिंग नर्व या वेसल्स का डैमेज कम होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ब्लीडिंग काफी कम होती है, पेशेंट को पेन काफी कम होता है। तो इसका कारण होता है कि ज्यादा प्रिसाइज होती है तो इसमें नर्व डैमेज काफी कम होता है और इस वजह से पेशेंट को पेन कम होता है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो कट दिया जाता है वो बहुत छोटा होता है, तो जो वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं वो भी इसमें काफी कम होते हैं। और 5th नंबर होता है कि इसमें पेशेंट की रिकवरी काफी फास्ट होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे काफी कम हो जाता है। अगर डायग्नोस्टिक या माइनर सर्जरी है तो पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अगर मेजर सर्जरी है तो पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इसमें कॉस्मेटिक बेनिफिट भी होता है कि पेशेंट को लंबे कट देने के बजाय छोटे कट से सर्जरी की जाती है। तो अब बात करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक में होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड पेल्विक पेन, एंडोमेट्रियोसिस एंड क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन।
तो कोई भी लेप्रोस्कोपी सिर्फ डायग्नोस्टिक नहीं करते हैं, अगर डायग्नोसिस बनता है तो सेम सिटिंग में उसका क्योर किया जाता है। तो ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ओवेरियन पैथोलॉजी, ट्यूबल पैथोलॉजी एंड यूटेराइन पैथोलॉजी। तो ओवेरियन पैथोलॉजी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन टॉर्शन। और ट्यूबल पैथोलॉजी में आता है मेनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रोसल्पिनेक्स, ट्यूबल एडेशन और ट्यूबल ब्लॉकेज। और ट्यूबल लाइगेशन यानी बच्चा बंद होने का ऑपरेशन, और रिकेनलाइजेशन यानी किसी वजह से अगर पेशेंट वापस बच्चा चाहता है तो उसको रिकेनलाइजेशन किया जाता है, यानी पेशेंट बच्चा बंद का ऑपरेशन के बाद वापस इसे खुलवाना चाहता है तो इसे हम ट्यूबल रिकेनलाइजेशन कहते हैं। और यूटेराइन पैथोलॉजी के अंदर आता है मोस्टली फाइब्रोइड, एडिनोमायोसिस, एडेशंस या प्रोलैप्स। कुछ अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कैंसर्स हैं, यूट्रस का हो या ओवरी का, कुछ एडेशंस हो, पेल्विक एब्सेस हो, तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं लेप्रोस्कोपिक के। अब बात करते हैं हिस्टोस्कोपिक। तो हिस्टोस्कोपी में हम डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं। तो डायग्नोस्टिक में प्री आईवीएफ, जिसमें कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले यूट्राइन कैविटी को कम्प्लीटली देखा जाता है, या फिर रिकरेंट एबॉर्शन के अंदर या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी। तो ऑपरेटिव प्रोसीजर में सबसे मेनली होता है पोलिप, फाइब्रोइड या इंट्रायूटेराइन सेप्टम या थिन एंडोमेट्रियम या फिर इंट्रायूटेराइन एडेशंस हैं, तो एडेशंस को कट करके कैविटी को ब्रॉड करते हैं, या फिर लॉस्ट कॉपर्टी के केस में भी ये किया जाता है। कभी कभी कॉपर्टी का थ्रेड टूट जाता है और कॉपर्टी यूट्रस के अंदर ही एम्बेड हो जाती है, तो उसको भी हिस्टोस्कोपी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो अब बात करते हैं प्री ऑपरेटिव क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना करते हैं और पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। अगर पेशेंट को पहले से कोई इलनेस है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उन्हें इसकी मेडिसिन कैसे लेनी है उसके बारे में पूरी तरह से समझाया जाता है। इसके अलावा जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो पेशेंट के करवाए जाते हैं, तो रूटीन ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और होल एब्डोमेन सोनोग्राफी करवाई जाती है। और ये सभी चीजें अगर नॉर्मल है तो पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए लिया जाता है। तो ऑपरेटिव प्रोसीजर से पहले पेशेंट को 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो पेशेंट को हम फास्टिंग के लिए बोलते हैं, तो कम से कम 4 से 6 घंटे का फास्टिंग होना जरूरी होता है। और अगर मेजर सर्जरी होती है तो पेशेंट को 8 से 10 घंटे की फास्टिंग भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा गट क्लियरेंस के लिए हम पेशेंट को लग्जेटिव एडवाइस करते हैं, ताकि पेशेंट का इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लियर हो और ऑपरेटिव फील्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस की। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। तो इसमें पेशेंट के वाइटल्स, ब्लीडिंग या कोई भी कंप्लेन हो, जैसे पेन या फिर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो, तो वो चीज देखी जाती है, उन सबको मैनेज किया जाता है। नॉर्मली पेशेंट की जो रिकवरी होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत फास्ट होती है। 3 से 6 घंटे के बाद पेशेंट को हम लिक्विड अलाउ कर देते हैं, और अगर कोई वॉमिटिंग नहीं हो तो 6 to 8 आवर्स में पेशेंट सॉफ्ट डाइट ले सकता है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है और माइनर सर्जरी हुई है तो 4 से 6 घंटे में पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एडवाइस दी जाती है, जैसे 3 से 4 दिन तक पेशेंट को ड्राइविंग नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन का कुछ इफेक्ट होता है जो बॉडी में रहता है। तो दूसरा एडवाइस होता है डाइट के रिगार्डिंग। तो आप 6 to 8 आवर्स के बाद सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं और 12 से 14 घंटे के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या डाइट लेना है वो आपकी सर्जरी और आपकी एज पे डिपेंड करता है। नॉर्मली पेशेंट को 3 से 4 दिन के लिए हेवी फूड और आउटसाइड फूड खाने के लिए मना किया जाता है। और थर्ड थिंग आती है कि पेशेंट को रूटीन वर्क जो है वो कब से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट डे पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, और नेक्स्ट डे आप अपनी हल्की फुल्की रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आपको हेवी एक्टिविटी कम से कम 7 से 10 दिन के बाद ही करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो फोर्थ क्वेरी होती है पेशेंट की, वो बाथ कब से ले सकते हैं। तो आपको जो ड्रेसिंग की जाती है वो वाटरप्रूफ होती है, तो आप नेक्स्ट डे से बाथ ले सकते हैं। तो 5 से 7 दिन के बाद डॉक्टर आपको वापस बुलाते हैं और उसमें आपके स्टिचेस भी रिमूव होते हैं और आपकी ड्रेसिंग भी हटा दी जाती है। तब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, वो होता है लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन होना। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल पेन किलर और रेस्ट से ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।